कहानी शुरू करने से पहले पास लगे सब्सक्राइबर के बटन को ऑन कर दीजिए और घंटी के बटन को प्रेस कर दीजिए। शुक्रिया। अस्सलामुअलैकुम सामईन। आज की हमारी कहानी एक फॉरेस्ट ऑफिसर के बारे में है जिसको कि थ्रिल और एक्साइटमेंट की ज़िंदगी गुजारने का बहुत शौक़ था। तो आइए इसी की ज़बानी सुनते हैं। मेरा नाम जवाद है। मैं एक फ़ॉरेस्ट ऑफिसर हूँ। मुझे बचपन ही से थ्रिल और एक्साइटमेंट वाली ज़िंदगी गुजारने का बहुत शौक़ है। मुझे घने जंगल और सुनसान रास्ते बेहद पसंद हैं। मेरा यही शौक़ मुझे फ़ॉरेस्ट ऑफिसर बना गया है। मुझे अंधेरी काली रातें बेहद पसंद हैं, मगर मुझे मालूम ना था कि मेरा ये शौक़ मुझे और मेरे देरीना दोस्त को इतना भारी पड़ने वाला है। अगर मुझे इसका हल्का सा भी अंदाज़ा होता तो मैं ये सब ना करता जो मैंने किया। वो दिसंबर का सर्द दिन था और मैं अपने शौक़ के हाथों मजबूर हुआ था। मैंने अपने दोस्त इरफान को फ़ोन किया कि मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। मेरा दोस्त मेरी तबीयत से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ था। उसने काफ़ी हीले बहाने किए, मगर मैं कहाँ टलने वाला था। आखिरकार उसे हार माननी ही पड़ी। वो मेरे साथ चलने पर तैयार हो गया। मेरा प्रोग्राम काफ़ी घने जंगल में रात बसर करने का था। इस वक्त मैं शुमाली इलाका चाट में था। वहाँ के पहाड़ी सिलसिले अपनी खूबसूरती में बेमिसाल हैं। वहाँ बेशतर मुकामात पर पहाड़ों के ऊपर घने जंगल इतने ज़्यादा हैं कि दिन में रोशनी का गुज़र नहीं होता। मेरा इरादा इन्हीं में से किसी एक जगह पर रात बसर करने का था। खैर, इरफान को मैंने उसके घर से लिया। इरफान ने मुझसे पूछा कि रेस्ट हाउस में फ़ोन कर दिया है ना? मैंने कहा नहीं, मैंने तो जंगल में रात बसर करनी है, किसी गैर मरई मखलूक का दीदार करना है। इरफान थोड़ी डरपोक तबीयत का मालिक था। वो हवास बाख्ता हो गया। वो बोला, यार जवाद, मरवा ना देना। मैंने कहा, मरने मारने की बात तो बाद में देखी जाएगी, मैं तो रात का सोच कर ही एक्साइटेड हो रहा हूँ। उसने पूछा, कुछ ज़रूरी सामान वगैरह लिया है कि नहीं? मैंने कहा, यार एडवेंचर पर जा रहे हैं, अगर सारी तैयारी के साथ रात गुजारी तो क्या फ़ायदा। इस पर बेचारे ने पूछा, कुछ खाने पीने को लिया है कि नहीं? मैंने कहा, रात ही तो गुजारनी है, चाय बिस्किट ही काफ़ी होंगे, बाकी कोई भी बेहतर जगह देखकर रात बसर कर लेंगे। हाँ, मगर मेरे मोबाइल की बैटरी फुल है और पावर बैंक भी ले लिया है। तुम्हारे मोबाइल की बैटरी फुल है कि नहीं? वो बोला, हाँ। इसके बाद वो बेचारा खामोश हो गया, क्योंकि वो जानता था कि मुझसे बहस फजूल है। सोने के लिए चादर, कंबल और तकिए मैंने पहले ही गाड़ी में रख दिए थे। मेरी गाड़ी फराटे भरती हुई जा रही थी। हालांकि इरफान मुझे बार बार कह चुका था कि पहाड़ों पर रश ड्राइविंग से परहेज़ करना चाहिए, मगर मेरे जहन पर तो धुंध सवार थी। जब हम आबादी से काफ़ी दूर आ गए तो अचानक एक वीरान जगह मुझे बहुत पसंद आई। मैंने इरफान की जानिब देखा। वो बोला, यार अपने ऊपर नहीं तो कम अज़ कम मुझ पर तो रहम खाओ। मैंने कौन सा कसूर किया है कि तुम मुझे ऐसी जगह पर ले आए हो? मैंने इसको तंजिया निगाहों से देखते हुए कहा कि डर गए हो? वो बेचारा शर्मिंदा होकर खामोश हो गया। उसकी खामोशी ने मुझे मज़ीद शह दी और मैंने सड़क से अंदर का जंगल की जानिब गाड़ी मोड़ दी। अंदर घना जंगल था और गुप अंधेरा भी, ना बंदा ना बंदे की ज़ात। इतना घना जंगल और इतनी सर्द रात थी कि हशरात की आवाज़ भी नहीं आ रही थी। इरफान अब भी मुझे रहम तलब निगाहों से देख रहा था, मगर मैं कहाँ टलने वाला था। गाड़ी की हेडलाइट्स में मैंने दूर से एक जगह चार दीवार देखी। मैंने इरफान से कहा, लो रात गुजारने का बंदोबस्त तो हो गया। इरफान सहमा हुआ था। वो सहमी आवाज़ में बोला, यार जवाद, ये जगह ख़तरनाक भी हो सकती है, वहाँ मत जाओ। हमारे घर वालों को भी नहीं पता कि हम लोग इस वक्त कहाँ पर हैं। मेरी मानो तो हमें वापस चले जाना चाहिए। मगर मैंने कहा, इतना भी क्या डरना, कौन से तुम अकेले हो? मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं डर नहीं रहा, और तुम हो के डर के सारा एडवेंचर ख़राब कर रहे हो। मेरे इस तरह से बोलने पर वो खामोश हो गया। खैर, मैंने बेपरवाही में गाड़ी इसी इमारत की जानिब कर डाली। रास्ते में वहाँ पर जाते हुए रास्ता काफ़ी ख़राब था, मगर मैं कहाँ रुकने वाला था। गाड़ी वहाँ पहुँचा कर ही दम लिया। गाड़ी की लाइट्स ऑन रखीं। गाड़ी की रोशनी में हमने देखा कि चार दीवारी काफ़ी अच्छी हालत में थी। उसके अंदर कमरे भी थे। मैंने मोबाइल की लाइट ऑन की और इमारत के अंदर एक मुनासिब कमरा देखकर उसकी साफ़ सफाई कर डाली। इरफान खौफज़दा खड़ा था, मगर मैं तो बेहद खुश था। उसे मैंने कहा कि गाड़ी से सामान निकाल कर ले आओ। वो बेचारा चुपचाप सामान ले आया। फिर हम दोनों ने मिलकर बिस्तर बिछाए और चाय वगैरह पीने के बाद सोने की तैयारी करने लगे। मैंने इरफान से कहा कि गाड़ी लॉक कराए
اور اس کی لائٹس بند کر دے۔ وہ بولا، یار جواد، میں نے تمہاری بہت مان لی، اب تم میرے ساتھ چلو، میں اکیلا نہیں جا سکتا۔ میں نے اسے گھورتے ہوئے کہا، ایک تو تم ڈرتے بہت ہو۔ وہ بولا، ہاں تمہیں کوئی مسئلہ ہے؟ پھر میں بھی خاموش ہو گیا۔ اس کے ساتھ جا کر گاڑی وغیرہ لاک کی اور اس کی لائٹس بند کر دیں۔ اس کے بعد ہم دونوں موبائل کی روشنی میں کمرے میں آئے۔ پھر ہم دونوں نے فیصلہ کیا کہ موبائل کی لائٹس آن ہی رکھیں گے، اور پھر ہم دونوں سونے کی تیاری کرنے لگے۔ ابھی ہم دونوں کو لیٹے ہوئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی اور عرفان تقریباً سو چکا تھا اور میں بھی سونے کے نزدیک تھا کہ اچانک پائل کی آواز سنائی دی۔ میں آواز سن کر چونک گیا، جبکہ عرفان نیند میں تھا۔ اس کے بعد میں نے کمرے کی کھڑکی سے دیکھا کہ ایک عورت جس کے لمبے گھنے بال ہیں پہاڑ کے ٹیلے پہ آ کے بیٹھ گئی۔ میں نے اس کا چہرہ نہیں دیکھا تھا کیونکہ اس کی پشت ہماری جانب تھی۔ اس نے زور زور سے رونا شروع کر دیا۔ اس کی آواز ایسی تھی جیسے ہزاروں بلیاں رو رہی ہوں۔ اس کے رونے کی آواز سن کر میں بھی خوفزدہ ہو چکا تھا، اور عرفان بیچارہ تو آگے ہی ڈرا ہوا تھا۔ اب تو یہی دعا تھی کہ وہ ہم تک نہ آ جائے۔ اگر وہ اندر آ گئی تو ہم دونوں تو گئے، اور یہاں پر تو موبائل نیٹ ورک بھی نہیں چلتا تھا۔ اگر ہم دونوں یہاں پر مر گئے تو ہم تک تو کسی نے پہنچنا بھی نہیں تھا۔ خیر وہ عورت تمام رات ادھر روتی رہی۔ پھر صبح ہونے سے کچھ گھنٹے پہلے وہ ٹیلے پر سے اٹھی اور ہمارے مکان کے کمرے کے باہر آ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ اندر دیکھ رہی تھی۔ میں اور عرفان دم سادے پڑے ہوئے تھے۔ وہ تھوڑی دیر تک وہیں کھڑی رہی، اس کے بعد وہ اندر آنے لگی۔ میں نے اور عرفان نے آیت الکرسی اور درود شریف کا بیت شروع کر دیا۔ وہ بالکل ہمارے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی اور اس نے کہا، آج بہت دنوں کے بعد شکار ہاتھ آیا ہے۔ میرے موبائل میں سورہ بقرہ سیو تھی، میں نے وہ فل والیوم کے ساتھ چلا دی۔ سورہ بقرہ کی تلاوت کی وجہ سے وہ چیخنے لگی۔ اس نے چیختے ہوئے کہا، اس کو بند کر دو، مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ مگر میں نے بند نہ کی۔ پھر وہ زور سے دھاڑی اور کہا، آج تمہیں یہ کلام بچا گیا ہے، ورنہ میں تم دونوں کو کھا جاتی۔ پھر وہ تیزی سے جنگل کی جانب بھاگ گئی۔ میں نے اور عرفان نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ ہماری جان بچ گئی۔ اس کے بعد عرفان نے مجھے گھورتے ہوئے کہا، اب تمہارا شوق پورا ہو گیا ہے نا، آئندہ سے مجھے اپنے ساتھ مت لانا، ایسے شوق اکیلے ہی پورے کیا کرو۔ اور میں نے شرمندگی سے سر جھکا لیا، اور پھر ہم دونوں نے گھر کی راہ لی۔